हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। तो बहुत सारे लोगों ने यार रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो के लिए, सो देयर वी आर। बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। राइट गाइस, तो यार लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इतने सारे कमेंट कर दिए ना तुमने कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला वो जो है एनसीईआरटी में फिगर है ना, इधर जो दिख रहा होगा, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो आज बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। देखो यार, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक एक लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन हमारा एम डेफिनेशन को पढ़ना नहीं है, हमारा एम है इस टॉपिक को समझना। अब आपको पता है बायोलॉजी है यार, तो टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ी कहानी तो तुम्हें सुनानी ही पड़ेगी। चलो तो भाई सुनो कहानी, या बायोलॉजी का वीडियो बनवाना है तो कहानी सुननी पड़ेगी। तो याद करो थोड़ा सा मेंडल को। मेंडल ने क्या किया था? डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, अगर आपको याद आया हो तो। डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था? दो अलग अलग कैरेक्टर्स को लिया था, मतलब पेयर्स को लिया था, ऐसे हम बात कर ले तो। मतलब एक कैसा था? एक था राउंड एंड येलो, RRYY। एक पेरेंट ऐसा था, और एक कैसा था? रिंकल्ड और ग्रीन, येलो एंड तो रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक, ये दो पेरेंट्स है। कोई भी मेल और फीमेल मान लो, इनका जब हमने पहला क्रॉस करवाया F1 जनरेशन में क्या हुआ? हमें ये हाइब्रिड मिल गया RRYY, जो कि कैसा था? देखने में बिल्कुल डोमिनेंट वाले से मिल रहा था। लेकिन जब हम इसको F2 जनरेशन में लेकर गए, मतलब हमने क्या किया, इससे सेल्फ क्रॉस करवाया, तो हमें क्या मिला? बहुत सारे क्या मिले? कैरेक्टर्स मिले, और उनका रेशियो क्या था? 9:3:1। अगर तुम्हें ये रेशियो कैसे आया नहीं पता अभी तक, और आप मेडिकल की एग्जाम की जो है तैयारी कर के मतलब प्रबल दावेदार हो मेडिकल एग्जाम के, तो भाई आप लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है आपकी टक्कर में। मेरा मतलब किसी को भी हर्ट करने का नहीं है यार। मेरा कहने का मतलब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर तुम्हें नहीं आती तो भाई पहले ये वीडियो बंद करो जाके अभी, और ये समझो कि कैसे आता है। मैंने एक दो पुरानी वीडियो में भी बताया था, इधर कहीं दिख रही होगी, उस वीडियो को जाके देख लो, तो मैं ये डाईहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। बायोलॉजी में कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, अदरवाइज रट तो कोई भी लेता है। ठीक है, तो ये देखो रेशियो मिला हमें 9:3:3:1। अब समझो 9 जो था, मतलब ये हमारा क्या है? ये याद रखना जीनोटिपिक नहीं है, फिनोटिपिक रेशियो है। मतलब ये कैसा दिखता है कोई चीज वैसे। तो जो 9 और 1, ये जो दोनों चीज थी ना, ये कैरेक्टर इनके कैसे थे? मतलब जीनोटाइप पे मत जाना। 9 कैसे थे? 9 थे येलो एंड ग्रीन, ओके। और ये 1 मतलब रेशियो में है, तो ऐसा मत समझना लिटरली 1 है ये कैसा था? रिंकल्ड एंड सॉरी, दिस इज येलो, राउंड एंड येलो, मैंने गलत लिखा। येलो एंड राउंड, या राउंड एंड येलो, एंड दिस वाज रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक, तो ये हमारा देखो इनिशियल कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही था, राउंड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा। बाकी ये जो हमें दो मिले बीच में, मतलब जो 3-3 का रेशियो था, इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया येलो एंड रिंकल्ड, राउंड एंड ग्रीन। तो ये जो कॉम्बिनेशन आया जो बीच में हमें ये वाला जो मिला 3:3 में, दीज आर एक्चुअली नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि देखो 9 और 3 वाले का तो हमारे पास था। 9 हमें क्या मिला? मतलब 9 फिर से अगेन रेशियो में है, तो येलो और राउंड मिले, तो वो भी एक हमारा पेरेंट था जब हमने स्टार्ट किया था। 1 के रेशियो में हमें क्या मिला? रिंकल्ड एंड ग्रीन मिला, वो भी एक हमारा पेरेंट था जब हमने स्टार्ट किया था। बट हमें यहाँ पे दो नए पेरेंटल, मतलब दो नए नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले। ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए फिनोटिपिक, ये दो नए नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले, जो क्या हो सकता है? येलो रिंकल्ड हो सकता है, या फिर राउंड और ग्रीन हो सकता है। तो ये जो 3 और 3 मिला, दिस वर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, ओके। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? वो एक्चुअली कुछ ऐसा ही होता है, डेफिनेशन पर आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई। तो मेंडल ने भी जब इसको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने एक नया लॉ निकाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? व्हेन a pair of traits are combined in a hybrid, the segregation of one pair of characters is independent to other. मतलब पहले क्या था? येलो और राउंड का एक पेयर था, ग्रीन और रिंकल्ड का एक पेयर था। लेकिन जब तक हम F2 जनरेशन में पहुंचे, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे येलो हो वहां पे राउंड ही होगा, और जहां ग्रीन हो वहां रिंकल्ड ही होगा। हमें नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी मिले। तो ये तो मेंडल का ऑब्जर्वेशन था, ठीक है।
समझ में आ गई बात? तो पेरेंटल और नॉन पेरेंटल समझ में आया अभी? तो ये है, ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है किसी ना जो है देख लेना, नीट के एग्जाम में एक दिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं, या फिर इनका परसेंटेज निकाल लो। टोटल 16 होंगे ना, तो 16 में से 10 तो पेरेंटल टाइप हो गए। परसेंटेज निकालते रहना अपने आप ही, ठीक है। मोटा मोटा कितना हो जाएगा 16 में से 10, मतलब ऑलमोस्ट 60-70% तो पेरेंटल हो जाएगा, 60 से 70, और बाकी का नॉन पेरेंटल हो जाएगा 30% के आसपास, जो भी है खुद करना। हाँ, तो ये कभी कभी पक्का नीट में ये क्वेश्चन आएगा, या फिर हो सकता है हाल फिलहाल में आ गया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो तुम लोगों को यहाँ समझ में आया पेरेंटल और नॉन पेरेंटल का कॉम्बिनेशन। उसके बाद में क्या हुआ कि भाई मेंडल चले गए, ठीक है साहब। मेंडल के बाद में जो है और लोग आए। मेंडल के बाद में कौन से आए यार, ये आए सर्टन एंड बोवेरी करके आए, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया वहां पे, तब चूंकि मेंडल के बाद में एकदम से फिर ये एडवांसमेंट हुआ थोड़ा माइक्रोस्कोपी में, और ये सब लोगों को क्रोमोसोम्स वगैरह दिखाई देने लगे, और फिर क्योंकि माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हो गया, तो लोगों ने सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया। और जब उन्होंने सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया, तो जो मेंडल ने सजेस्ट किया था लगभग उनको उसी तरह का कॉम्बिनेशन कहाँ पे समझ में आया, उनको समझ में आया जब एक सेल डिवाइड कर रही होती थी। जब उन्होंने तो मियोसिस में देखा, उन्होंने कहा यार जैसे मेंडल ने बोला था कि कैरेक्टर्स सेग्रीगेट होते हैं, ऐसे ही क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट हो रहे थे। तो वहां पे क्या क्रोमोसोमल थियरी बनी, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो तब उन्होंने बोला कि जो मेंडल जो ट्रेट बोल रहे थे वो एक्चुअली क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। उस टाइम पे जीन्स और क्रोमोसोम्स में थोड़ा सा लोगों को वो था, बट लोगों को ये समझ में आ गया क्योंकि क्रोमोसोम आराम से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते थे। तो उन्होंने बोला कि क्रोमोसोम्स भी वैसे ही सेग्रीगेट हो रहे हैं जैसे कि मेंडल ने बताया है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं यार, इसको जरा एक क्रोमोसोम के फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एकदम से मैं लिंकेज रिकॉम्बिनेशन पे जाऊं और तुम लोगों को जो एनसीईआरटी में लिखा है वही बता दूं। बेसिकली बता वही रहा हूं, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा देखो यार, क्रोमो हम लोग समझते हैं जब एक सेल डिवीजन होता है ना, तो कैसे काम चलता है सेल डिवीजन के टाइम पे। थोड़ी देर के लिए मैं एक हाइपोथेसिस बना रहा हूँ कि यार एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये थोड़ी देर की, मान लो पी प्लांट से नहीं है, कहीं और से है, एक ऐसा कोई तो बाहर के जो है ग्रह से आया हुआ एक ऐसा प्लांट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम। ये है क्रोमोसोम नंबर 1, 2, ओके, एंड देन क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 4। ये कैसा है? ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, मतलब यहाँ पे 2n कंडीशन प्रेजेंट है। तो डिप्लॉयड में क्या बताया था, जैसे कि ह्यूमंस भी डिप्लॉयड है, मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, या फिर एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो RR, मतलब ये क्या है कि 2 एलील है, जो राउंडनेस जो है एक सीड की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 2 एलील है, या फिर आज के टर्म्स में समझ लो 2 जीन है। तो इसका मतलब हर जो भी एक जीन है, मतलब उसकी 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, और 2 कॉपीज इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। थोड़ी देर के लिए मान लो मेरा जो R वाला है वो एलील यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, एक, ठीक। और मान लो थोड़ी देर के लिए जो ग्रीन वाला है वो दूसरे क्रोमोसोम पे किधर भी प्रेजेंट है, इधर बना देता हूं मैं Y, राइट। ये ऐसे है, मतलब ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे। अब तुम्हें पता है क्या होता है भाई, मियोसिस होती है तो पहले क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में देखो क्या होगा, आपको पता है, ठीक, ऐसी कॉपीज बन जाती हैं, सही। सेम इधर भी यही होगा, इसका भी जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पे भी जो डबल कॉपीज बन गई, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गई एक तरह से। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये तो अपना डीएनए सिंथेसिस वाला स्टेप है, और इसी में जो एस फेज है, इसी में होता है रिकॉम्बिनेशन। अगर आपको याद आया तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं और कुछ पार्ट एक्सचेंज हो जाता है नॉन सिस्टर होमोलोगस, पता है ना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई, क्योंकि देखो ये इसकी जस्ट एग्जैक्ट कॉपी है, ओके। ये दोनों भी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक कैपिटल R हो और यहाँ पे एक स्मॉल r हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एलील ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों सेम होंगे, दोनों अलग भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम फीमेल से आया है, ये मेल से आया है, मतलब कैसे भी समझ लो 2 पेरेंट से 2 अलग अलग क्रोमोसोम आए जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक। तो अभी हुआ, अब इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगी। तो क्रॉसिंग ओवर में हो सकता है कि भाई इसका कुछ पार्ट यहाँ का इस पे चला जाए और कुछ पार्ट इसका यहाँ पे चला जाए। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जैसे कि थोड़ी देर के लिए मानो क्रॉसिंग ओवर यहां से हुई, ओके, तो यहाँ पे क्या था यार, यहाँ पे था हमारा कैपिटल R, यहाँ पे क्या था स्मॉल r,
तो हो सकता है कैपिटल आर इधर आ जाए, स्मॉल आर उधर आ जाए। तो यही कहने का मतलब है कि जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो रिकॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस का जो 1 आएगा तो वहां पे क्या होगा, पहले रिडक्शन डिवीजन होता है। मतलब क्या होगा कि आपके पास में 2 सेल बनेंगे, एक में तो ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है, एक सेल में, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, इनमें से कोई आ जाएगा। ठीक, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर आपका 1 आ गया और ये क्रोमोसोम नंबर 4, ये एक सेल में आ गए। सिमिलरली दूसरे सेल में कितना आ जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 2 और 3 आ जाएगा। तो ये मियोसिस 1 है। मियोसिस 2 में क्या होगा, तो मियोसिस 1 में ही क्या हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। अब आपने देखा यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम खत्म हो गए। पहले क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 कैसे हैं, एक दूसरे के होमोलोगस, मतलब मिलते जुलते हैं आपस में। तो पहले क्या हुआ, वो ये होमोलॉजी खत्म हो गई, इसलिए अब हम डिप्लॉइड से यहाँ पे हैप्लॉइड हो गए। और उसके बाद दूसरा मियोसिस होगा, मियोसिस 2, तो फिर क्या होगा, ये दोनों भी टूट जाएंगे, जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो भी सेपरेट हो जाएंगे और आपको ये ऐसे अलग अलग उसमें दिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं आगे बना नहीं रहा हूँ। आई होप तुम लोगों को यार इतना तो पता ही होगा, पूरा भरोसा है मुझे तुम्हारे ऊपर। तो इतने से तो मैं बस सिर्फ आइडिया समझ में आ गया कि यार यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हुई वो एक्चुअली अब क्या हो सकता है कि जो फाइनल गैमीट्स बनेंगे तो वो कैसे भी बन सकते हैं। जैसे कि इसका केस में जो अगर मैं इसके गैमीट्स बनाऊं थोड़ी देर के लिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है आर आर वाई वाई। तो ऐसे मान लो एक बार आर आर एक जगह कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन, मतलब जो ये गैमीट्स बना रहा हूं मैं, क्या क्या बन सकते हैं। तो वो कैपिटल आर कैपिटल वाई बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बन सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई बन सकता है, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई बन सकता है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और वो 4 कॉम्बिनेशन आप यहाँ से समझ सकते हो। जैसे कि इस सेल से 2 बनेंगे और बाकी की जो बची उससे भी 2 बनेंगे, तो ये इस तरह की कॉम्बिनेशन आएंगे। तो यहाँ पे जो नॉन पेरेंटल एक तरह से कॉम्बिनेशन जो हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि एक क्या था, ये और ये दोनों, ये क्या हुआ, ये बने हैं हमारे रिकॉम्बिनेशन की वजह से, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन जो हुआ उसकी वजह से बने। तो यार ये देखो, मैंने तुम्हें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे अभी हम पहुंच रहे हैं, ये सब तुम्हें मेंडल की कहानी बताई। तो इन्होंने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे दिया और ये बता के अलग होगा कि भाई क्रोमोसोम फ्री टू मूव है, मतलब कि क्रोमोसोम तो नहीं, उनके जो ट्रेट्स हैं वो फ्री टू मूव है और वो जरूरी नहीं है एक पेयर में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब ये सब कुछ देख रहे थे हमारे जो है बहुत ही एकदम इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन। टीएच मॉर्गन जो है एकदम बहुत, उनका ऑब्जर्वेशन जबरदस्त था। उन्होंने सोचा यार कि यार देखो बात तो सही है और आपको क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी पता चल गया था कि क्रोमोसोम से ऐसे हो रहा है। उन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ड्रोसोफिला वही अपनी फ्रूट फ्लाई जो आपने देखी होगी, छोटी सी हो रहती है, बिल्कुल छोटी सी जरा सी। मैं जब 12th क्लास में था तो मैं पता है ड्रोसोफिला वो हरी वाली मक्खी समझता था, जो फ्रूट पे नहीं आ रही थी, बड़ी वाली हरी वाली मक्खी, मैं उसको ड्रोसोफिला समझता था। पता एक्चुअली वो ड्रोसोफिला नहीं है, ड्रोसोफिला बहुत जरा सी होती है, जिनको हम कभी मक्खी कंसिडर भी नहीं करते, कहते हैं छोटे छोटे कीड़े हैं, वही ड्रोसोफिला होती है। तो जो है उन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट शुरू किए। ड्रोसोफिला क्योंकि एक अच्छा मॉडल था, बहुत कम टाइम लेता है, मतलब जनरेशन टाइम बहुत शॉर्ट है, और बहुत सारे उनकी प्रोजेनी होती है, मतलब बहुत सारे आपको बच्चे स्क्रीन, मतलब बहुत सारे उनके ऑफ स्प्रिंग्स जो है उनको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। किसी की आंखें अलग होती है, किसी का विंग का डिजाइन अलग होता है, तो बहुत सारे ट्रेट्स हैं जिनको आप जो है देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया, उन्होंने 2 ऐसे कैरेक्टर लिए जो एक्चुअली सेक्स लिंक थे। सेक्स लिंक से मेरा मतलब क्या है, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे थे। अब एक्स क्रोम पे अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वो कहानी चेंज हो गई। अभी क्या हुआ कि जो मॉर्गन ने 2 कैरेक्टर, मेंडल ने जो 2 कैरेक्टर लिए थे अपना, कौन सा, राउंड एंड येलो या फिर रिंकल्ड और ग्रीन, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। ठीक है, एक इधर क्रोमोसोम के सेट पे है, एक इधर है। लेकिन अब इन्होंने, मॉर्गन ने क्या किया, इन्होंने 2 ऐसे कैरेक्टर सेलेक्ट किए जो कि एक ही क्रोमोसोम पर है। अब आप सोचोगे एक ही क्रोमोसोम पे, तो अब चांसेस क्या है, क्योंकि अगर मान लो दोनों कैरेक्टर इसी क्रोमोसोम पे होते तो फिर उनका जो है चांसेस ये है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस वहां पे आपको ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए मानो कि इसी पे ही हमारा वाई वाला भी होता थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे कितनी भी क्रॉसिंग ओवर ओब्वियसली होती, रिकॉम्बिनेशंस नए केसेस भी बनते, बट उतने नहीं बनेंगे, ये इतना इंडिपेंडेंटली ये असॉर्ट नहीं कर पाए। जैसे ये दोनों क्या एकदम कैरेक्टर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट निकल गए, क्योंकि वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। अब बात हो रही है एक ही क्रोमोसोम की। एक काम करता हूँ, इसे मैं मिटाता हूँ, फिर तुम लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बात समझ में आएगी। आई होप इतना समझ में आया होगा यार। मैं कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की तो कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ ताकि तुम वो एनसीईआरटी की फिगर देख के ना डरो यार। बस चलो एक काम करते हैं, जो डायरेक्ट मॉर्गन ने जो दिखाया है ना क्रॉसेस को देख के तुम डरते हो, वो तुमसे ही बनवाते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ जरा।
देखो जी, फिर से समझ लो, डिप्लॉयड है, हम लोग भी डिप्लॉयड है, ड्रोसोफिला भी डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड में क्या होता है, मैंने बताया था क्या होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब कि क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, है ना। क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 कैसे हैं, एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम से। लेकिन जहां बात सेक्स क्रोमोसोम पे पहुंची है, कि ह्यूमंस में हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल बोलते हैं 46 क्रोमोसोम से, या फिर क्या बोलते हैं, हमारे 22 ऑटोस 23 पेयर बोल देते हैं, या तो 46 क्रोमोसोम्स, या फिर 23 पेयर, या फिर और तो हम बोल देते हैं कि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम प्लस एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स और वाई वहां पे अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे ही ड्रोसोफिला में यहाँ पे देखो मैं मेल और फीमेल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये क्या है, आई होप यहाँ पे लाइट नहीं आ रही ज्यादा, ये फीमेल है और ये मेल बना दिया मैंने। ओके, अब अगर मैं एक्स क्रोमोसोम की बात करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मानो ये क्या है, ये एक्स क्रोमोसोम में थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ उल्टा, ठीक है। ये एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल में क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मेल में क्या होता है वहीं पे कि भाई एक्स क्रोमोसोम है, और दूसरा क्या होता है कि दूसरा कुछ होता ही नहीं है, या फिर थोड़ी देर के लिए वाई क्रोमोसोम, तो मैं इसको ऐसे बना के छोड़ दे रहा हूँ। या फिर कहने का मेरा यहाँ पे सिर्फ मतलब इतना है कि ये इन दोनों में कभी भी क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब रिकॉम्बिनेशन भी नहीं कहना चाहिए एक तरह से। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि अपना क्रॉसिंग ओवर के लिए, इसमें तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, बट मेल में नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरा काउंटर पार्ट है ही नहीं उसका, जिससे कि वो ऐसे कर पाए, क्या कर पाए, क्रॉसिंग ओवर कर पाए, जहां से कि नए रिकॉम्बिनेशन वाली केसेस आए, तो वो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए खाली बना दिया है। जो तुम्हारी बुक में वाइल्ड टाइप लिख दिया है ना, वो वही मतलब है। तो मेल में क्या हुआ, एक्स क्रोमोसोम और ये ऐसे हुआ, और फीमेल में क्या हुआ, 2 एक्स क्रोमोसोम हुए। अब उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए थे, क्या क्या लिया था, वाई और डब्ल्यू, ठीक है। वाई डब्ल्यू क्या है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो। जैसे कुछ तो उन्होंने बताया था यार, येलो बॉडीड वाइट आई, एंड दूसरा कौन सा बताया था, व्हाइट बॉडीड रेड आई, जो भी है वॉटएवर, कुछ कोई मतलब नहीं है ये येलो और वाइट क्या है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ याद नहीं करना। इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा ताकि मुझे याद रहे और मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है। तो येलो और वाइट 2 कैरेक्टर्स हैं, बस दैट्स इट। सिमिलरली मेल में कौन सा है, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए डोमिनेंट है, इसलिए मैंने इस पर प्लस का साइन लगा दिया है। ओके, तो सेम क्या होगा, यहाँ पे भी वो वाई और ये डब्ल्यू होंगे, और इधर तो कुछ है ही नहीं। तो जब इनकी F1 जनरेशन आएगी, तो F1 जनरेशन में देखो फीमेल्स में देखो क्या हो जाएगा, फीमेल्स में क्या होगा, क्योंकि अब जब फीमेल बनेगी तो उसका क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आएगा और एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, मेल से आएगा फीमेल में, राइट। तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम तो यही रहेगा, कौन सा वाला, वाई और डब्ल्यू वाला, और दूसरा क्रोमोसोम कहाँ से आ जाएगा, फीमेल से आ जाएगा, मतलब कि सॉरी मेल से आ जाएगा, मतलब कि जिसमें क्या है हमारा वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, ठीक। और मेल्स में क्या होगा कि अब मेल्स में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम तो फीमेल से ही आएगा, तो यहाँ तो वही कैरेक्टर आ गया अपना वाई और डब्ल्यू वाला, और ये जो नीचे वाला है ये एज इट इज रहेगा क्योंकि दूसरा कोई क्रोमोसोम है ही नहीं उनके पास में, जो भी है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक्स कभी भी दिखा ना, X0 लिख देते हैं आपको, तो मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये भाई कहानी हो गई यार F1 की, ठीक है। तो काइंड ऑफ अभी तक हम वैसे ही चल रहे हैं एक तरह से, जो कि हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में कर रहे थे, ठीक है। अब देखो कहानी इंटरेस्टिंग होगी जब F2 पर आएंगे, जब हम क्या करेंगे कि सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे। ये दोनों मतलब ये 2 से मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे इनके। जब हम सबकी सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे, जैसे कि हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में किया था F2 जनरेशन में, तो हमें क्या मिला था 9:3:1। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, मॉर्गन भी कुछ वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार हम एक काम करते हैं, हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे और नॉन पेरेंटल कैसे बनेंगे वो बना लेते हैं। तो देखो ऐसा हो जाएगा, तो सब क्या क्या हो सकता है, पहले बात कर लेते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन की। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ये बना है वाई और डब्ल्यू इसका रहा, और यहां से भी एक वाई और डब्ल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये बन गया, देखो ये फीमेल का ही मैंने ले लिया और एक ही मेल का उठा लिया, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, क्योंकि फीमेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये वाला हो और एक इसका आ जाए, मतलब फिर से वही, फिर से 2 बना देते हैं। तो इसका इधर से आ गया वाई और डब्ल्यू वाला, ओके, और एक ये पहले से था यहाँ पे वाई प्लस वाला डब्ल्यू प्लस वाला, ठीक है। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं, सिर्फ जो लिखा है ऊपर उसको कॉपी कर रहा हूँ। तो एक और एक 2 कॉम्बिनेशन ये बने, और क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये तो फीमेल की कॉम्बिनेशन हो गया। मेल में कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, तीसरे नंबर का, वहां पे क्या बन सकता है कि भाई
अब क्योंकि उसको कुछ ऑप्शन तो है नहीं, उसको एक्स क्रोमोसोम चाहिएगा, तो वो तो फीमेल से ही आएगा। तो एक कंडीशन तो ये बन जाएगी जिसमें वाई और डब्ल्यू वाला आ जाएगा, और एक कंडीशन क्या बन जाएगी जिसमें ये वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस वाला आ जाएगा। कौन सा वाला? नीचे वाला आ जाएगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। दोनों में क्या रहेगा अपना, ये वाला तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। ओके, क्योंकि ये तो हमें लगाना ही पड़ेगा जीरो जो है हम। तो ये क्या हुआ, अगर आप इन चारों को देखोगे तो ये एक तरह से हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जो कि ऊपर हमने देखा था उससे कहीं ना कहीं जाके सब मिल रहे हैं, या फिर F1 से कह लो मैच कर रहे हैं। जो भी है यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स कहने का मतलब है साथ में है, जैसे कि पहले वाई प्लस डब्ल्यू प्लस साथ में था, यहाँ पे कोई भी अभी तक हमें सेग्रीगेशन नहीं दिखा, ये चार में एटलीस्ट। अब हमें जो है नई कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। तो ये देखो चार को ध्यान रखना, ये यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। तो ये चार तो तुमने ये बना लिया। अब देखो बाकी के जो चार बनेंगे वो इंटरेस्टिंग है। तो अब बाकी के देखो पांचवा क्या बन सकता है। अब मान लो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई, अगर मान लो इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगी तो हो सकता है कि ये वाला वाई प्लस ऊपर चला जाए और ये वाला वाई नीचे आ जाए। तो ये क्रोमोसोम जो जिसपे वाई और डब्ल्यू थे, अब हो सकता है इसमें क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से वाई प्लस डब्ल्यू आ जाए। तो एक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारा, क्या, वाई प्लस डब्ल्यू, और दूसरा इसका यहां से उठ के आ जाएगा ये, ठीक, वाई एंड डब्ल्यू। एक तो कॉम्बिनेशन ये बन गया, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन फिर से हुआ कि मान लो डब्ल्यू प्लस और ये डब्ल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाए। तो इधर क्या क्या रहेगा अपना, तो ये वाला है थोड़ी देर के लिए, मानो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी हमने क्या लिखा था वाई प्लस डब्ल्यू, तो वाई और डब्ल्यू प्लस, और फिर से यहाँ से वाई और डब्ल्यू आ जाए। और मेल्स में क्या क्या हो सकता है, 6, 7 और 8। एक मिनट ये भी कर लेते हैं। अब देखो मेल्स में क्या क्या हो सकता है यार, मार्कर गिर गया, कोई बात नहीं। मेल्स में है कि यहाँ पे क्योंकि ये तो नीचे का तो ऐसे ही रहेगा, है ना, इसका तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे अब देखो क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में वो उधर जा सकता है, तो यहाँ पे भी ये दोनों आ सकते हैं कि भाई एक तरफ एक बार क्या आ जाए कि वाई प्लस डब्ल्यू आ जाए, और दूसरी बार क्या चांस है वाई और डब्ल्यू प्लस आ जाए। देखो सर ध्यान से, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, और ये तुम लोगों को आई होप समझ में जरूर आ रहा होगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। अब तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो चार कॉम्बिनेशन बने, ओके, दीज आर पेरेंटल, क्योंकि वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे जो चार बने नए, दीज आर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो तुम्हारी बुक में वही लिखा है। अभी देखो फिगर, देखो फिगर से कुछ तुम्हें थोड़ा सेंस बनेगा, मैंने इसलिए उसी तरह से बनाने की कोशिश की थी। तो ये जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आए, ये कौन से आए, ये आए हमारे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, ओके। इनका जब उन्होंने देखा तो कुछ तो ये आए 1.3% मिले हमें, ओके। और ये कितना है, ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आई, ये जो चार, ये कोई तो आए 98.7 वॉटेवर जो भी बचेगा। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे रेशियो गड़बड़ा गया, क्योंकि 9:3:3:1 में क्या हो रहा था यार कि 10 मतलब कि अराउंड 60% या 65 जो भी है उतने पेरेंटल थे, और करीब 30% के आसपास नॉन पेरेंटल थे। जबकि यहाँ पे तो नॉन पेरेंटल के बिल्कुल खत्म ही हो गए। अगर हम ओवरऑल देखें तो 98% ऑलमोस्ट 99% पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, नॉन पेरेंटल है ही नहीं। तो ये मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल बोल रहे थे, वो यहाँ पे एक तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है। वो एक्चुअली फेल नहीं हो रहा है। रीजन क्या है कि दोनों जो कैरेक्टर्स हैं या दोनों ट्रेट्स हैं या दोनों एलील है, वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। थोड़ी देर के लिए अगर ये दो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते तो हमने जैसा मेंडल ने बताया था एग्जैक्टली वैसा देखने को मिलता। अब तुम बोलोगे कि यार एनसीईआरटी में एक और दे रखा है जहां पे कुछ तो 60% के आसपास पेरेंटल है और 30% मतलब 60-65% पेरेंटल है जो भी है, और 30% से कुछ ऊपर नॉन पेरेंटल है। तो वहां पे ज्यादा हो रहा है। तो उधर क्या है, वहां पे भी क्या हो रहा है कि एक ही क्रोमोसोम पे है, लेकिन वो अगर आप डायग्राम में देखोगे दूर दूर है जीन्स। तो जितना दूर दूर होंगे उतना ही ज्यादा चांस होगा कि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हो पाए वहां पे। जितने जीन एक क्रोमोसोम के पास में होंगे, जैसे ये दोनों इतने पास में थे, थोड़ी देर के लिए ऐसे दो कंपेयर करो तो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, दोनों बराबर की मान लो, बिल्कुल है नहीं बराबर के। एक जगह ये दो एलील हैं इतने पास पास, वाई और डब्ल्यू, ठीक है। एक जगह ऐसा है वाई यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे, तो उनकी डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो रिकॉम्बिनेशन के ज्यादा चांसेस इसमें होंगे नीचे वाले में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो
जब एस फेज में क्या होगा, डीएनए डबल हो जाएगा, उसका जब क्रॉसिंग ओवर होगी अपने होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के साथ में, तो जितने दूर होंगे उतना ही चांस होगा कि वहां पर रिकॉम्बिनेशन हो और उतने ही नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो इसके बाद में जो है थॉमस हंट मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे स्टुअर्ट इवेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी फ्रीक्वेंसी को नोट किया कि हम कौन कौन से करेक्टर्स ले रहे हैं और कैसे कैसे क्या आ रहा है। और तब उन्होंने क्या देखा कि जितने कम मतलब जितने ज्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब जीन्स उतने ही टाइटली लिंक्ड है या उतने ही क्रोमोसोम में पास है, और उसी को उन्होंने टर्म दिया लिंकेज। लिंकेज इज नथिंग बट फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। दैट्स इट, एक लाइन की डेफिनेशन है, लिख लो। लिंकेज इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, या फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू भी मत बोलो, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, दैट इज लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन इज जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का बनना ही कहलाता है रिकॉम्बिनेशन, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जो कि यहाँ पे हो रहा है कि ये जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये सारे के सारे नॉन पेरेंटल हैं, तो ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से बन रहे हैं। और ये जो आ रहा है हमारे पास में पेरेंटल कॉम्बिनेशन, वो लिंकेज की वजह से आ रहा है। तो यही है यार लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो बस इतना ही कहने का मतलब। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जो थॉमस हंट मॉर्गन के मैं स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ, तो उसके बाद में उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई जितनी ज़्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहा है इसका मतलब जीन उतने ही पास हैं। और लेटर उन्होंने क्या किया, अपना और स्टडीज करके उन्होंने एक्चुअली बताना स्टार्ट कर दिया कि दो ट्रेट है या दो जीन्स है वो एक क्रोमोसोम पे कितनी दूरी में है। उसको वो लोग जो है ना CM में नापते हैं, सेंटीमॉर्गन में। जैसे मैंने दो जीन का बताया कि ये जीन इससे इतने सेंटीमॉर्गन दूरी पे, तो उन्होंने वो इसी तरह से कैलकुलेट किया हुआ है कि जितना ज़्यादा दूर होगा उतने ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन के चांसेस होंगे और उतने ही नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो इसके लिए जो है थॉमस हंट मॉर्गन को नोबेल प्राइज मिला यार, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, आई थिंक 1933 में, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट द नोबेल प्राइज नहीं, साल इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो गाइज दिस वॉज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है। आई होप कि अब आप उस फिगर से नहीं डरोगे और उसको डरने की जगह समझने की कोशिश करोगे। दैट इज नथिंग बट अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। और कौन सा टॉपिक चाहिए बायोलॉजी में, पूरा चैप्टर मत भूलना प्लीज। टॉपिक बताओ, ऐसे करके पढ़ेंगे यार, मजा आएगा। ठीक है, वीडियो फिर से भाई टॉपिक बताओ, कमेंट करो। कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, वीडियो को लाइक करना तो और भी ज्यादा फ्री है, और सब्सक्राइब तो यार दिल खोल के कर लो। ठीक है, सो इफ यू आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हमारे चैनल पे बहुत सारे केमिस्ट्री के वीडियोस हैं और बायोलॉजी भी धीरे धीरे ऐसे ही करते हैं। उसके अलावा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई सजेशन है, क्वेश्चन है या कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करूं। सो विद दैट गाइज, चाहो तो यार थोड़ा ये इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे भी फॉलो कर लो। मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट ठीक है, थोड़ा सा जो है ना भौकाल बन जाएगा। ठीक है, चलो विद दैट गाइस, एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।